यस सर। तुम लोगों को हमने अपने नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें भेजते हैं, तो उस नोटिफिकेशन को तुम ठीक से पढ़ा करो। उसमें टाइम रहता है, उसमें डेट रहती है, और उसमें हम किस बात पर डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक भी रहता है। तो हम समझते हैं कि तुम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ लिया होगा। आज आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? सर वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना। वेरी गुड। तो वर्धा शिक्षा योजना के बारे में किसी ने कुछ तैयार किया है? सर राजेंद्र सर ने बताया था वर्धा शिक्षा योजना के बारे में। हाँ, तो कुछ तैयार हो तो बताओ। सर वर्धा शिक्षा योजना। बोलो ना श्रेया, तुम बोलो। सर वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी ने चलाई थी। इसे कई नामों से जाना जाता है, नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है सर। सर बहुत सारी चीजें बताई थी, इस टाइम पर याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो उस यस सर। नोटिफिकेशन में टॉपिक रहता है। उसका कारण यह है, हम कोशिश करते हैं कि एक दिन पहले ही हम उस टॉपिक को नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सब तक पहुंचा दें। और उसके पीछे ये कारण रहता है कि उसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग पढ़ भी लो। लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं है, अगर पढ़ी भी हो तो आगे बीच में जो समस्याएं आएंगी उसको तुम पूछ सकती हो। जी सर। इसको हम शुरू करने से पहले तुम लोगों को यह भी बता दें कि जो एक हमारा गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में हमने बीए यस सर। के लिए एक अलग क्लासरूम बनाई थी। उस गूगल क्लासरूम में भी स्टडी मटेरियल्स काफ़ी पोस्ट किए जाते हैं। तो वर्धा शिक्षा योजना और इसके पहले शिक्षा के इतिहास के संबंध में कई चीज़ें उस पर पोस्ट की गई हैं, ऑलरेडी उसमें है मैटर। तो तुम लोग चाहो अगर तो उसको जा करके वहाँ से पढ़ सकती हो। तो उसमें गूगल क्लासरूम की भी हमने लिंक भेजी थी बीए पार्ट 1 के लिए। उस बीए पार्ट 1 की लिंक को क्लिक करके तुम उस पर गूगल क्लासरूम में अगर कोई नहीं है अभी तक तो उसमें ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर जो लेक्चर होता है या हम लोगों के बीच में जो डिस्कशन होता है वो तो होता ही है। इसके अलावा हम कुछ अलग से भी मैटर जो मुझे ठीक लगता है उसको मैं उस पर पोस्ट करता हूँ। और जो ये जो ग्रुप है तुम लोगों का, ये ग्रुप हालांकि बहुत बड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसलिए कि इतने बड़े ग्रुप में बीए प्रथम वर्ष के दोनों ग्रुप में हम शेयर करते हैं नोटिफिकेशन को, लेकिन इस क्लास में आने वाले लोगों की संख्या होती है 6। अभी तक केवल 5 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इतनी खराब स्थिति है पढ़ने लिखने वालों की कि हम क्या कहें। या तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आता, या फिर आप समझना नहीं चाहते, या फिर आप बहुत व्यस्त हैं और आपको व्यस्तता के समय में क्लास करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं है, जो भी परिस्थिति होगी उससे तुम्हारे भविष्य का फैसला तुम लोगों को करना है, उसके लिए कोई नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रयास करते हैं कि ये जो क्लास होती है, क्योंकि हमारे बच्चों की जो क्लासेस हैं वो इस समय ऑफ हैं, तो हम उनके कंप्यूटर से ये क्लास लेते हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड भी हो जाती है। और रिकॉर्डिंग आपको मैं बाद में मैसेज भी कर देता हूँ, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ। तो उन लोगों के लिए ठीक है जो आलसी हैं, जो नहीं आते इस क्लास में, लेकिन बाद में वो इस क्लास की डिस्कशन को देख करके कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। फिलहाल आज की क्लास को औपचारिक रूप से शुरू करते हुए मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया ब्रिटिश सरकार ने। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने ये कहा कि भारत में जो शासन प्रणाली है वह 2 तरह से होगी। एक तो केंद्र सरकार होगी और दूसरी राज्य सरकारें होंगी, और उसके लिए चुनाव होगा। तो 1935 में वर्धा शिक्षा योजना को समझने के लिए, हालांकि वर्धा शिक्षा योजना 1937 उसकी टाइम पीरियड है, लेकिन 1937
के पहले का जो बैकग्राउंड है उसको भी समझना जरूरी है, इसलिए हम इसकी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि 1935 में क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के साथ ही साथ यह बात आई थी कि जो सरकारें बनेंगी, प्रांतों की सरकारें, जैसे देश एक भारत देश है, भारत देश की एक केंद्रीय सरकार है, इसके अलावा हर एक प्रदेश में अपनी अपनी सरकारें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग सरकार है, मध्य प्रदेश में अलग सरकार है, अलग अलग प्रांतों की अपनी अपनी सरकारें हैं। तो जब सन 1935 में चुनाव हुए तो 1935 के चुनाव में उन्होंने यह देखा कि ये कहा कि जो भारत की पार्टियां हैं वो चुनाव मैदान में आ सकती हैं। तो 1935 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक राजनीतिक दल भी हो गया था, वह भी चुनाव लड़ा और अंग्रेजों की पार्टियां भी फिर चुनाव लड़ी। लेकिन कई प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई और छात्र छात्राओं जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई तो उस समय कई प्रांतों में, चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भारतीय गवर्नमेंट थी, और अभी तक जितनी भी शिक्षा से संबंधित विचार विमर्श हुए थे वो सारे विचार विमर्श भारतीयों के द्वारा नहीं हुए थे। आपने इसके पहले पढ़ा होगा, शायद इसकी चर्चा हुई हो या ना हुई हो, सैडलर आयोग या इसके पहले जितने भी आयोग थे, उड आया, मैकाले आए, इन सभी में इसके पहले के जितने भी विचार विमर्श के लिए कमेटियां बनाई गई या जो भी शिक्षा के लिए प्लानिंग करी गई, वह सब प्लानिंग अंग्रेजों के द्वारा की गई। उसमें अधिक से अधिक इतना होता था कि भारत के 1-2 मेंबर होते थे, भारत के 1-2 सदस्य भी उनमें शामिल रहते थे। तो लेकिन यह जो वर्धा शिक्षा योजना थी ये पूरी तरह से भारतीय थी, और पूरी तरह से भारतीय क्यों थी इसका कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका कारण यह था कि चुनाव हुए थे और चुनाव में एक इंडियन पार्टी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, उसके कई प्रांतों में सरकारें बन गई थी। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम अपनी एक शिक्षा योजना लेकर के आए, और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र एक प्रदेश है जिसमें मुंबई भी है, तो महाराष्ट्र के एक जगह जिसका नाम वर्धा था, वहां पर एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने की सोची कि हम लोग शिक्षा पर प्लानिंग करें, और विशुद्ध भारतीय लोगों ने यह तय किया कि हम शिक्षा पर प्लानिंग करके और एक शिक्षा की योजना बनाएं, योजना प्रस्तुत करें। तो उस योजना को प्रस्तुत करने के लिए 1937 में जब वर्धा में शिक्षा योजना के लिए तमाम देश के बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए, तो यह सम्मेलन महाराष्ट्र के वर्धा में अक्टूबर 1937 को हुआ, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन नाम था 1937 के वर्धा शिक्षा योजना के सम्मेलन का, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। और गांधी जी ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को, एक उनकी पत्रिका छपती थी, एक पेपर छपता था जिसका नाम हरिजन था। उस हरिजन में उन्होंने शिक्षा संबंधी अपने अनेक लेखों की एक श्रृंखला छापी थी। उसको पहले से ही गांधी जी का शिक्षा संबंधी अपना विचार जो भी था उसको उन्होंने उस अपनी समाचार पत्र में पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। तो गांधी जी के विचार करीब करीब उस पत्र के समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को पता चल गए थे। लेकिन उस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में जाने के लिए वर्धा शिक्षा योजना के संबंध में जो शिक्षा के बारे में विचार प्रस्तुत किए जाने हैं, उसके लिए गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का चयन किया, जिनसे ये कहा कि आप इस शिक्षा योजना में जो प्लान प्रस्तुत किए जाने हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार करिए, उसका एक मॉडल तैयार करिए। और वो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को उन्होंने ये काम दिया कि आप इस वर्धा शिक्षा योजना में अपना पूरा एक प्रारूप, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करिए। इसीलिए नई तालीम के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी नाम जुड़ता है।
और विद्यार्थियों उन्होंने बहुत मेहनत किया और गांधी जी के विचार जो हरिजन में छपे हुए थे और खुद के समझ से उन्होंने, चूंकि वो बहुत बड़े गांधीवादी स्वयं थे और गांधी जी के विचारों से पूरी तरह सहमत थे, इसलिए उन्होंने अपना प्रारूप जो तैयार किया, उस प्रारूप में खास बातें जो थी, वो सबसे बड़ी बात जो थी, जो इस पूरे योजना का सार तत्व है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना में किस उद्देश्य से वर्धा शिक्षा योजना आई। तो वर्धा शिक्षा योजना का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वह था या जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये, वह यह है कि इसमें मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क के बारे में बात की गई है। और ये मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क क्या है? एक शब्द आता है मैनुअल, किसी को आइडिया है मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क क्या है? राजकुमार, तुम ये रवि कुमार, तुम अपना स्पीकर ऑफ कर दो बेटा, जब जरूरत होगी तब बोलना, तुम्हारा आवाज यहाँ तक आ रही है। तो मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क का मतलब किसी को पता है? शिल्प कला सर। सर हस्त कौशल शिल्प कला। मैनुअल का मतलब कुछ चीजें होती हैं जो मशीन से होती हैं और कुछ चीजें होती हैं मैनुअल होती हैं। तो जो मैनुअल होती है इसका मतलब अपने हाथों से किया गया काम। तो यहाँ पर मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क का मतलब है, मैनुअल का मतलब हाथों द्वारा या हस्त, और प्रोडक्टिव का मतलब उत्पादन, और वर्क का मतलब कार्य, है ना। तो इसका पूरा मतलब हुआ हस्त उत्पादक कार्य ना, या हस्त कौशल जिसको बोलते हैं, हाथों का हुनर। तो जो हाथों का हुनर है वह इस शिक्षा योजना में लाए जाने की कोशिश गांधी जी के इस वर्धा शिक्षा सम्मेलन के माध्यम से आया। खास बात ये थी। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में सोचने के लिए तुम लोगों को ये बताएं कि जो जाकिर हुसैन ने प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस प्रारूप में उन्होंने ये कहा था कि जो स्कूल होंगे उन स्कूलों में ही हम तमाम तरह के जो काम की वस्तुएं हैं उनको बनाना सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, और बच्चे स्कूलों में तमाम तरह का हाथ का कार्य करना सीख जाएंगे, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग करना, और हाथ से तमाम और भी हस्तकला के तमाम उपकरण बनाना। इन सब चीज़ों को बच्चे सीखेंगे और वह स्कूल में तमाम चीज़ें बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो स्कूल भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब नई शिक्षा नीति में काफ़ी चीज़ें, ये सब चीज़ें ली गई हैं, गांधी जी के इस वर्धा शिक्षा योजना से कई चीज़ें ली गई हैं, लेकिन विद्यार्थियों इसमें प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 7 मूलभूत बातों की बात की गई थी। तो कुछ याद आ रहा हो तो नसरा बताओ कि ये 7 मूलभूत बातें कौन कौन सी थी इस वर्धा शिक्षा योजना की? सर पहले शायद उन्होंने ये भी कहा था, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है इसमें ये भी बात कही गई थी। वेरी गुड। सर एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसमें 7 जो बातें की गई थी, इसको पेन कागज हो तो नोट कर सकती हो, नहीं तो इसको ध्यान में रखो और पुस्तकों में मिल जाएगा। और हमने जो एक कंटेंट शेयर किया है उस पर भी उपलब्ध है। नंबर 1 जो था, ध्यान देने वाली बात है, जो नंबर 1 इसकी मूलभूत बात थी, वो थी कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले नंबर पे क्या कहा इस वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने? पहले नंबर पर क्या कहा कि देश में 7 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2 उन्होंने कहा कि यह शिक्षा
देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा की योजना आमतौर पे ऐसे बनाई जाती है जो शहरी लोगों के काम आती है। ज्यादातर चीजें शहरी लोगों के काम आती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उससे आसानी हो। ठीक है। तीसरा जो इनका वर्धा शिक्षा सम्मेलन की तीसरी जो मूलभूत बात थी वो बात थी कि यह शिक्षा सभी के लिए समान हो, मतलब पूरे देश भर में एक जैसी हो। और चौथा उन्होंने कहा कि इसमें भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ बालकों को सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा प्रदान की जाए। पांचवा इन्होंने कहा कि इसमें कृषि और भारतीय हस्तकौशलों की शिक्षा प्रदान की जाए। छठा इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। सातवां इन्होंने कहा कि समस्त शिक्षा हस्तकौशलों के माध्यम से प्रदान की जाए और शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोगों को ये 7 मूलभूत बातों में क्या निकल के आ रहा है, क्या क्या इसमें खास चीज लग रही है? सर हमें ये वाली बात सही लगी, गांव में जो शिक्षा देने की बात कही है और जो हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही है। इसको कुछ उदाहरण द्वारा समझा सकती हो? सर हस्त कौशल के माध्यम से सर हमें ये सही लगा कि हम लोग एक्टिव भी रहेंगे ऐसे, और हम लोग नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं मशीनों से। बहुत लोग मशीन अफोर्ड भी तो नहीं कर सकते हैं, और गांव में एजुकेशन की सबसे ज्यादा कमी होती है, तो गांव के लिए रास्ता तो जैसे education जैसे वही है। नहीं नहीं, इसको जैसे इन्होंने कहा, चलो ठीक है, ये तो हमने 5 ये जो 7 इन्होंने बात कही थी, 7 मूलभूत बातों का प्रस्ताव किया था। ठीक है। यस सर। और इन 7 मूलभूत बातों पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई और खुलकर सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और बाद में जब ये सम्मेलन समाप्त होने लगा तो उन्होंने अंत में 5 प्रस्ताव पारित किए, मतलब 5 चीजों पर सबकी सहमति बन गई। ठीक है। वो 5 चीजें क्या थी, इसका ध्यान ध्यान देना है तुम्हें। पहली चीज थी कि 7 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस पर सब लोग सहमत हो गए। दूसरी बात जो सहमति हुई वो ये कि सब शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा हो। जिन बच्चों ने जिस भाषा में बोलना शुरू किया है उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाए। तीसरी बात जो जो सब ने उसको एक्सेप्ट की वो बात थी तीसरे नंबर पर, शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से प्रदान की जाए। इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। चौथा उन्होंने कहा इस स्तर पर पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित किया जाए। इसके पहले देखो जब प्रस्ताव हुआ था तो प्रस्ताव में उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि ग्रामीण आवश्यकताओं के हिसाब से हो। ठीक है। यस तो सर। इसमें एक करेक्शन हुआ, ग्रामीण आवश्यकताओं के हिसाब से ना हो बल्कि बालकों की आवश्यकताओं के हिसाब से हो। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बालक शहरी परिवेश में रहते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी, जो बालक ग्रामीण स्थिति में रहते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी। तो दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किए जाएं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यह शिक्षा स्वावलंबी हो और स्कूलों में होने वाले उत्पादन से अभिभावकों को अध्यापकों को वेतन प्रदान किया जाए। ये सर 5 स्वावलंबी मीन्स? मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो ये 5 जो प्रस्ताव थे इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। यही वर्धा शिक्षा योजना के मूल मतलब एक आत्मा है, समझ लो। इन्हीं 5 को याद रखो। बाकी वर्धा शिक्षा योजना का कोई बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन आगे चल के नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उसकी बात भी मैं अभी करूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा मैं करूंगा। और अभी जो तुमसे बात हो रही थी तो तुमसे मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे कि यह क्लियर हो सके कि शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से प्रदान की जाए। इसका किसी के पास कोई एग्जाम्पल हो तो बताए। सर जैसे सर बताओ, कोई और बताना चाह रहा है?
सर उस टाइम जो माहौल था उस वक्त हस्त कौशल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा दी जाए, कैसे कैसे ये संभव होगा? सर जैसे हमने सीखा हम किसी और को सिखाएंगे और वो किसी और को सिखाएगा, तो ऐसा संभव हो सकता है। जैसे कारपेंटर हुए, कारपेंटर किसी से सीखते हैं और वो भी किसी और से सीखते हैं। हस्त कौशल से सिखाने का मतलब हुआ कि हम तुमको जैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो तुमको उसको कराएं भी, कक्षा में उसको करके दिखाएं भी। समझ आई बात? तो यस हम सर। तुमको करके दिखाएं भी और तुमसे कराएं भी। हम केवल पढ़ाएं नहीं, हम केवल सैद्धांतिक रूप से उसको ना पढ़ाएं या कोई उसकी नोट्स ना बनवा दें, बल्कि हम उसको यह निश्चित करें कि तुम उसको जो पढ़ रहे हो उसको सीख भी रहे हो और उसको करके सीखो। हाथ पैर का इस्तेमाल करो, अपने हाथ का इस्तेमाल करो। जैसे हम तुमको लिफाफा बनाना सिखा रहे हैं कि ऐसे लिफाफा बनाया जाएगा, और हमने बना के दिखा दिया और उसके बाद कहा कि ठीक है अब आप सीख गए। नहीं, यहाँ ये शिक्षा ये कहती है कि कक्षा में विद्यार्थियों से लिफाफे बनवाइए, तब हाथ का कौशल हुआ ना। तो सिलाई सिलाई सिखा रहे हैं तो सिलाई सिखाइए, कक्षा में उनसे सिलवाइए, कपड़े सिलवाइए, और जो कपड़े सिल के निकले उनको बेचिए और उससे जो पैसे मिले उससे अध्यापकों को वेतन दीजिए। नसरा, अभी तुमने पूछा था स्वावलंबी का मतलब क्या है, तो स्वावलंबी का मतलब ये है कि तुम अपनी यस मम्मी सर। पापा से पैसे लेना बंद कर दो, तुम अपने आप से कमाना शुरू करो और उसी कमाई से पढ़ाई करो। तो इसका मतलब कि तुम स्वावलंबी हो गई। स्वावलंबी होने का मतलब आत्मनिर्भर होना। तो विद्यालय क्या होंगे? गांधी जी के हिसाब से विद्यालय कैसे होंगे? वो आत्मनिर्भर होंगे। विद्यालय में बच्चे कुछ बनाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे टीचर्स की सैलरी जाएगी। इस तरह से सैलरी के लिए कहीं बाहर से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वयं विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए उत्पादन कार्यों से वह उनको सैलरी भर का पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आई स्वावलंबी का क्या मतलब है? यस सर। और हाँ, और एक बात और भी है, जैसे हम तुमसे ये कहें कि सफाई बहुत अच्छी चीज है, हम क्लास में तुमसे रोज ये बात करें कि सफाई बहुत अच्छी चीज है और तुम लोगों को सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, और जहां पे तुम बैठी रहो वहीं गंदा रहे, तो इसका मतलब ये कि सफाई पर भाषण दिया गया लेकिन सफाई के बारे में बच्चों का मन जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि सफाई क्या है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि माँ बाप के साथ हाथ बटाने के लिए भी प्रयास करें, बच्चों को ऐसा कुछ सिखाया जाए कि वो अपने घरों में संवेदनशीलता के साथ अपने माँ बाप को सहयोग करें, जहां भी गंदगी दिखे उसको खुद ही साफ करने लगे। तो क्या तुम लोगों में ऐसा कोई है जो कहीं दिखती है गंदगी तो स्वयं साफ करने लगता है? घर में, कॉलेज में, या आपका जहां भी वर्किंग एरिया है वहां पर ऐसा क्या आप करते हैं कभी? ईमानदारी से बताइए। सर सर घर में कभी कभी करते हैं, अवॉइड कर कॉलेज देते में हैं। ईमानदारी से अगर कहा जाए तो कोई ऐसा नहीं करता यस होगा, सर। लेकिन यस सर। यह निरर्थक शिक्षा है और ये मेरे विद्यार्थियों के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान है उसको मैं शून्य समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि तुम लोग अगर ऐसा नहीं करते हो और तुम्हारे अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, तुम अपने आसपास के वातावरण में अपना जो अच्छा बिहेवियर है, जो तुम समझते हो कि हाँ ये काम अच्छा है, उसको करके नहीं दिखाते हो। इस समय देखो कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड के दौर में लोगों की मदद करना भी तुम्हारा एक काम है और तुम जिस तरह से भी संभव हो सके लोगों की मदद तुम्हें करनी चाहिए। खैर, तो मैं इसको कंक्लूड करूं इसके पहले ये तुम्हें बता दूं कि वर्धा शिक्षा योजना का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वह 1937 में आया। ठीक है, और तुम लोगों को ये हो सकता है ये लगता हो कि चूंकि भारत था, भारतीय लोगों के द्वारा सोची गई चीज थी,
बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग इसमें थे, लेकिन ये योजना आगे क्यों नहीं चल पाई? तो उसका कारण किसी को पता है? यस सर। क्या है कारण? सर एक तो था कि उसमें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तुम की जो है जानती सारी होगी, ऐसे सुविधाओं ही का ध्यान रखा अंदाज गया रही था। हो? अंदाज नहीं रहा सर, पढ़ा है। हाँ बताओ। अच्छा, सर उसमें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ज्यादा सोचा गया था, नगरीय क्षेत्र के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था वो। कौन सी किताब में था? सर रमन बिहारी लाल। उस किताब को हमें शेयर कर देना, जी ठीक है हमें भेज देना, ठीक है? सर, भेज देंगे मतलब पीडीएफ हाँ, नहीं है मेरे। फोटो खींच के भेज देना, ठीक? ठीक उसके है क्या सर। कारण थे कि वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ ठीक पर है हम सर। सफलता का कारण नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके कारण यह बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सका, आगे लागू नहीं किया जा सका। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आगे लागू क्यों नहीं किया जा सका। हालांकि ये आगे चल के ये जो तुम बता रही है उस कारण से बहुत सफल नहीं हो पाई, लेकिन लागू आगे क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भारतीयों के द्वारा था, भारतीयों की सरकारें भी कई प्रांतों में थी, तो क्या दिक्कत, क्यों लागू नहीं हुआ? सर तृतीय महाविश्व युद्ध आ गया था, उसी में छिड़ गया था। तृतीय महाविश्व युद्ध कहाँ आ गया बच्ची? अभी कहाँ तृतीय विश्व युद्ध आ गया? तृतीय में सारी द्वितीय द्वितीय। तो क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में? शाबाश, बहुत बढ़िया। सर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था उस वक्त, इसी वजह से नहीं लागू हो पाया था। तो उसमें द्वितीय विश्व सर युद्ध जब जाकिर हुसैन समिति ने रिपोर्ट जब लागू कर दिया था, तो सर सही से बोल नहीं पा रहे, मतलब जब दूसरी रिपोर्ट आ गई थी जाकिर हुसैन समिति की और उसके लिए सब एग्री हो गए थे, उसी वक्त तृतीय महाविश्व युद्ध छिड़ गया था। अच्छा चलो ठीक और है, थोड़ी बहुत तुम्हें स्टडी है, लेकिन जो भी स्टडी है तुम्हारी वो व्यक्त नहीं कर पा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमने बात जो है उसका मूलभूत बात तुमने बता दिया। तो यही कारण था, लेकिन उसके पीछे मेन कारण ये बन गया कि जब 1939 में विश्व युद्ध छिड़ गया, तो इंग्लैंड भी उस विश्व युद्ध में एक पक्ष था। इंग्लैंड ये चाहता था कि भारत की सेनाएं उस विश्व युद्ध में इंग्लैंड जिस पक्ष में है उसका साथ दे और भारत भी युद्ध में शामिल हो, ठीक है? तो जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने वर्धा शिक्षा योजना लागू किया था और इस पर काम कर रही थी, कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजों के इस बात का विरोध किया कि भारत विश्व युद्ध में शामिल होगा। तो भारत विश्व युद्ध में शामिल हो ना हो इसको लेकर के विवाद हुआ और कांग्रेस की जो सरकारें थी प्रांतों में, इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारी कांग्रेस की सरकारों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो अब राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही नहीं, तो कांग्रेस का जितना भी प्लान था वो सब खत्म हो गया। शिक्षा संबंधी वर्धा योजना का प्लान भी उस समय खत्म हो गया, क्योंकि उनकी पावर खत्म हो गई, इसलिए वो पूरी तरह से जितनी भी प्लानिंग उनके साथ थी वो सब कुछ समाप्त हो गई और पुनः जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सारी नीतियां लागू हो गई, ठीक है? तो इसके अवनति का यह कारण है और इससे जो है वर्धा शिक्षा योजना फलीभूत नहीं हो सकी। और अब इस समय जब नरेंद्र मोदी सरकार है, नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति में काफी कुछ स्वावलंबन की बात हो रही है, स्वावलंबी शिक्षा की बात हो रही है और विद्यार्थियों को बहुत छोटे निचले स्तर से ही हम फिर से उनको हस्त कौशल सिखाने की बात कर रहे हैं। उसमें हालांकि तमाम और भी चीजें जुड़ गई हैं, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं था, इसलिए गांधी जी ने कंप्यूटर पर चर्चा नहीं की थी। इस सरकार ने कंप्यूटर को खास तौर से महत्व दिया है और कक्षा 8 से ही कोडिंग सिखाने की बात का प्रस्ताव किया है। तो यह जो वर्धा शिक्षा योजना की चीजें थी, अब जाकर के उसको हम फॉलो करने की स्थिति में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो ये वर्धा शिक्षा योजना पूरी तरह से क्लियर हो गया तुम लोगों को? यस सर। कोई समस्या? इस पर तुम लोगों को सभी को 15 से 20 प्रश्न बनाने हैं और मुझे भेजना है।
ठीक है, ओके सर। 15 से 20 जी प्रश्न सर। लिखना है क्रम वाइज, और उसके उत्तर बाद में अलग से भेजना है। प्रश्न लिखना है 1 2, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 20, और उसके बाद लास्ट में एक पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या, 2 का उत्तर क्या, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप सही उत्तर जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। ठीक है, यस सर। मुझे भेजना, तुम लोगों के लिए यही होमवर्क है। और सर पहले प्रश्न भेज देना है फिर उत्तर भेजना है या साथ में? प्रश्न के साथ ही उत्तर भेजना है, लेकिन एक साथ उसमें टिक करके नहीं रहे कि ये सवाल है ये जवाब है ना। जैसे प्रश्न जी लिखो, सर। प्रश्न के बाद उसका उत्तर लास्ट वाले पेज में, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ये, इस तरह का उत्तर। ठीक है, जी सर। प्रश्न और उत्तर एक साथ नहीं लिखना है। प्रश्न के साथ तुम चाहो तो विकल्प लिख सकती हो, उसका उत्तर एक अलग पेज पे लास्ट में भेजो। तो तुम लोगों को बताऊं मैं कि जब वर्धा शिक्षा योजना का मामला खत्म हो गया, और विश्व युद्ध तो चला 1945 तक, लेकिन 1944 में बीच में एक और चीज आ गई। सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा के संबंध में एक और योजना प्रस्तुत की, जिसका नाम है सार्जेंट योजना। हालांकि सार्जेंट योजना हमारे क्लास कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सन तुम लोग याद रखो कि सार्जेंट योजना कब आई, 1944 में आई। 1944। इसका ध्यान रखना है। लेकिन सार्जेंट योजना बहुत गड़बड़ योजना थी, बहुत गड़बड़ योजना थी। इन्होंने ये कह दिया कि गांव के लोगों को प्राइमरी शिक्षा के बाद मिडिल शिक्षा कक्षा 8 तक दी जाए, उसके बाद शिक्षा ही न दी जाए। ये क्यों सर? इसीलिए ये प्लानिंग जो है बहुत खराब मानी जाती है। सार्जेंट की प्लानिंग भारतीय संदर्भ में बड़ी खराब मानी जाती है। सार्जेंट ने एक और भी चीजें कही थी, जिसका अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसा क्यों सर? जाने रहो तुम लोग, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जाने रहो कि इंटरमीडिएट समाप्त करने की सिफारिश किसने की, तो उसका उत्तर है सार्जेंट ने की। ठीक है, और एक चीज इनके बारे में अक्सर पूछते हैं कि हाई स्कूल को 2 हिस्सों में बांटने की सिफारिश किसने की, तो वह भी सार्जेंट के लिए है। हाई स्कूल को 2 भागों में बांटने की सिफारिश किसने की, सार्जेंट ने की। ठीक है, यस तो सर। ये कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को इसको जानना है, और नेक्स्ट टाइम पर हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई यस सर। समस्या, यस सर। कोई प्रॉब्लम है?